राष्ट्र की बात में अब बात होगी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की बैठक की। सोनिया गांधी के साथ विपक्षी दलों के नेताओं की मीटिंग चल रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 14 विपक्षी दलों के नेता सोनिया गांधी के साथ इस समय जुड़े हुए हैं। इस मीटिंग में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार हैं, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हैं, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन हैं, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हैं, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत विपक्षी दलों के और भी कई नेता इस मीटिंग में शामिल हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को इस मीटिंग में शायद नहीं बुलाया गया है या वो आए नहीं है। बताया जा रहा है विपक्षी एकता दिखाने के मकसद से यह मीटिंग बुलाई गई है। सरकार को हर मोर्चे पर घेरने के लिए इस मीटिंग में रणनीति बनाई जाएगी। इसके पहले आपको याद होगा संसद के मॉनसून सत्र के दौरान भी विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार पर हमलावर रहा, खासकर पेगासस, किसान, महंगाई, कोरोना। इन मुद्दों पर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने संसद नहीं चलने दी। संसद में धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई थी। आप सबने वो तस्वीर देखी होगी, याद होगी आपको, जब राज्यसभा में कार्यवाही के आखिरी दिन मार्शल और विपक्ष के नेताओं के बीच धक्का मुक्की तब हो गई थी। लेकिन आज सोनिया गांधी की यह बैठक अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद बनी स्थिति और संसद में उठे मुद्दे, इन सब पर बहस करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा आ रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा। संबित और पवन खेड़ा, स्वागत है आप दोनों का। शुरुआत पवन खेड़ा आपसे कर रहा हूं मैं। पवन जी, सोनिया गांधी की जो बैठक है इसके बारे में अलग अलग तरह की अटकलें लग रही हैं। कोई कह रहा है कि ये ममता बनर्जी की बैठक के जवाब में है जो उन्होंने दिल्ली में बुलाई थी। कोई कह रहा है कि कपिल सिब्बल की बैठक के जवाब में है जो उन्होंने बुलाई थी। आज की इस बैठक का मकसद क्या है पवन जी? किसी को जवाब देने की और इस तरह की जो अटकलें मोदी जी जरूर लगा रहे होंगे अटकलें, क्योंकि उन्हें बड़ी घबराहट होती है जब विपक्ष के लोग मिलते हैं। विपक्ष की पार्टियां मिलती हैं तब भी घबराहट होती है। अपने गडकरी जी कहीं बैठक कर लें अपनी ही पार्टी के नेताओं के साथ तब घबराहट होती है। साहब, ये बैठक है देश के मुद्दे, राष्ट्र की बात के मुद्दे, जो आप मुद्दे उठाते हैं ना राष्ट्र की बात, ये राष्ट्र की बात के मुद्दे उठाने के लिए बैठक है और विपक्ष को मिलते रहना चाहिए। लोकतंत्र तभी मजबूत हो रहता है। और अगर मोदी जी इतने ही चिंतित हैं, लगा दें पेगासस, कमी थोड़ी है उनके पास पेगासस, उन्हें पता चल जाएगा क्या है, क्यों हो रही है बैठक। देखिए मानक जी, ये कोई व्यापम की परीक्षा तो है नहीं कि जिसका पर्चा लीक होकर मानक जी के पास आ जाए या संबित जी के पास आ जाए या मेरे पास आ जाए। मेरे पास क्यों आएगा सर? रेजोल्यूशन आ जाएगी। मेरे पास क्यों आएगा? थोड़े दिन में रेजोल्यूशन आ जाएगी। थोड़ी देर में मालूम पड़ जाएगा कि क्या क्या चर्चा हुई। तो हर चीज को व्यापम की दृष्टि से विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी देखे तो वो संभव नहीं है। अच्छा, आप ये क्यों कहते हैं कि जब भी आपकी मीटिंग होती है तो मोदी जी घबरा जाते हैं, डरते हैं आपकी बैठक से? घबराते हैं, हाँ। तभी तो पेगासस का इस्तेमाल होता है हर जगह। अपनी ही पार्टी में अब जैसे परसों गडकरी जी ने नेहरू जी की तारीफ कर दी, हमने सुना कल वो मॉर्निंग वॉक पे भी नहीं गए। तो ये जो आलम बना रखा है अपनी पार्टी के भीतर, वो हम पर तो लागू कर नहीं पाएंगे। हम तो अपनी बैठकें भी करेंगे और देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, कोविड की जो मिसमैनेजमेंट है उसके मुद्दे हैं, तमाम तरह के मुद्दे हैं जिनको हम बिल्कुल सब मिलकर एक साझा रणनीति बनाएंगे। ओके, और ये बैठक, हाँ ठीक है। और पवन जी, अब जबकि कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर सरकार के ऊपर आरोप भी लगा दिया अफगानिस्तान तालिबान के मुद्दे पर कि आपके पास कोई रणनीति ही नहीं है अफगानिस्तान की नई स्थिति से निपटने के लिए, और इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्या उस पर भी चर्चा होगी? क्या तालिबान अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने का प्लान है? जैसा कि मानक भाई मैंने कहा आपको, तमाम कई मुद्दे हैं, विदेश नीति से संबंधित मुद्दे भी हैं, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पेट्रोल डीजल, खाने का तेल, खाने की रसोई गैस की जो कीमतें हैं, वो तमाम मुद्दे उस पर चर्चा होगी। भाई मुद्दों की कमी थोड़ी थी। मोदी जी ने एक चीज तो बहुत की अच्छी, बहुत मुद्दे दे दिए विपक्ष को भी और मीडिया को भी। अब इतने मुद्दे हैं कि एक बैठक में खत्म भी नहीं होंगे, ये भी मैं बता दूं आपको। बहुत मुद्दे हैं, तो उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। जी हाँ, विदेश नीति में सबसे बड़ा फ्लॉप शो अगर कहें मोदी जी का पिछले 7 साल का, तो विदेश नीति उसमें सबसे ऊपर 3-4 में आएगी। जैसा मैंने कहा, फेहरिस्त लंबी है, लेकिन उस फेहरिस्त में कौन सा सबसे बड़े मुद्दे हैं, उनमें से एक विदेश नीति है।
आपने चीन देखा, आपने अब अफगानिस्तान देख रहे हैं, कहीं भी कोई स्पष्ट नीति नहीं है इस सरकार की। लेकिन इससे पहले मैं संबित से जवाब लूं डिटेल में आपके सारे मुद्दों का, रणदीप सुरजेवाला ने जब ये कहा आपकी पार्टी की तरफ से कि इंडिया के इंटरेस्ट अफगानिस्तान में बचाने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए बोलते क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते? गृह मंत्री क्यों नहीं बोलते? विदेश मंत्री क्यों नहीं बोलते? आपका कुछ इस पर मानना है क्या? क्योंकि जो आपके अधीर रंजन चौधरी हैं, आपके नेता, उन्होंने तो कह दिया सरकार के पास कोई नीति है ही नहीं अफगानिस्तान को लेकर। भाई नीति होती तो मालूम पड़ती। जब भी देखिए मुसीबत ऐसा तो नहीं है कि और सरकारों के सामने नहीं आई, हमारे सामने भी बहुत चुनौतियां आई थी। हम हमेशा विपक्ष के दलों को साथ बैठाकर उनसे चर्चा करके उनको विश्वास में लेकर एक नीति निर्धारण भी करते थे और उनसे साझा भी करते थे अपनी नीति। जिम्मेदार लोकतंत्र यही होता है। अब ये गैर जिम्मेदार लोग अगर सत्ता में बैठे हों, जिनको सिर्फ और सिर्फ सुबह से शाम अगले चुनाव की चिंता हो, सरकार चलाने की चिंता नहीं हो, अपने लोगों को महफूज रखने की चिंता नहीं हो, उनको सुरक्षा देने की चिंता नहीं हो, उनको सिर्फ और सिर्फ वोट की चिंता है, तो ऐसे लोगों से आप बताइए क्या उम्मीद की जा सकती है? ओके, मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं। संबित पात्रा, यहीं से शुरू करिएगा। पवन खेड़ा ने इशारों में आरोप लगा दिया कि आप अफगानिस्तान की विदेश नीति जो है उसे वोट से जोड़ रहे हैं। इशारा समझिए पवन खेड़ा का। नहीं, मुझे किसी की इशारा को समझने की आवश्यकता नहीं है। जनता जनार्दन होती है और उसी का इशारा महत्वपूर्ण होता है। देखिए मानक भाई, बुरा मत मानिएगा, रणदीप सुरजेवाला या राहुल गांधी क्या कहते हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर देना ये मोदी जी के लिए या अमित शाह जी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। देश के लिए महत्वपूर्ण है जो भारतीय वहां फंसे हुए थे उनको कैसे निकाल के लाया जाए। देश के लिए महत्वपूर्ण है कि किस तरह जो हिंदू और सिख भाई वहां पर अभी बंद थे उनको किस प्रकार सुरक्षित हिंदुस्तान में लाया जाए, और वो देश भली भांति कर रहा है, ये सरकार कर रही है और पूरा हिंदुस्तान आपके चैनलों के माध्यम से ये सब देख रही है। किस प्रकार से चंद दिनों पहले यहाँ पर एक पूरा का पूरा जत्था आया, किस प्रकार से हर दिन ये इवैक्यूएशन प्रोसेस चल रहा है। 2014 से इवैक्यूएशन की हिस्ट्री चाहे यमन में हो चाहे बाकी देशों में है, किस प्रकार का रहा है, ये सब पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। मुझे यहाँ बैठकर किसी को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए मानक जी, जहाँ तक अफगानिस्तान का सवाल है, इसमें कौन मैच्योरिटी के साथ बिहेव कर रहा है और कौन अपरिपक्वता के साथ बिहेव कर रहा है, आप खुद देख लीजिए। बताओ 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 अफगानिस्तान में क्या होगा? अरे पहले बताना है कि पहले लोगों को इवैक्यूएट करना है, ये आप डिसाइड कर लीजिए। ये कांग्रेस पार्टी और बाकी कुछ आपने कहा 14 पार्टियों की बैठक हो रही है, ये रोज बैठक करते हैं। मैं तो समझ नहीं पाता हूं मानक भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं तो आपके शो को बहुत पसंद करता हूं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये हम इस पर डिबेट क्यों करते हैं? अब तो ये डिबेटेबल टॉपिक भी नहीं है। ये रोज सुबह उठ के कहीं नाश्ता करते हैं, शरद पवार जी के घर में नाश्ता, या तो कुछ नहीं हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के बाद फिर ये किसी पेड़ के नीचे चाय पीते हैं, फिर दोपहर तक फिर ये लंच करते हैं किसी के घर में कि चलो अब लंच कर, सारी विपक्ष लंच करेगी, फिर शाम को ये वर्चुअली मिलते हैं। तो इसमें हम क्या डिबेट करेंगे बताइए? मैं सुबह से शाम तक क्या बोलता रहूंगा? अरे आप चाय पीजिए, नाश्ता करिए, खाना खाइए, पेड़ के नीचे बैठिए, हमारे को क्या करना है उससे भैया? बिल्कुल मुबारक हो, मैं तो कह रहा हूं कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया है। आज वर्चुअल मीटिंग हो रही है, बहुत बढ़िया है, करिए करिए और अच्छे से करिए वर्चुअल मीटिंग। नहीं संबित पात्रा, इतने हल्के में मत डालिए। देश का विपक्ष है, कभी आप कहते हैं आप लोकतंत्र में यकीन करते हैं, अब विपक्षी नेता मीटिंग कर रहे हैं तो लोकतंत्र हेल्दी है, स्वस्थ है, इसका मतलब फल फूल रहा है, चलने दीजिए, अच्छी बात है, स्वागत करना चाहिए आपको। आप कह रहे हैं इसको हम गंभीरता से लेते ही नहीं है, सोनिया गांधी की बैठक को, कमाल कर रहे हैं आप। तो ये रोज बैठक करते, मैं तो बता रहा था अभी परसों भी तो कर रहे थे बैठक, उससे पहले भी तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सब एक हो गए थे, फिर हुआ क्या? आप 2014 में बैठक नहीं हुई थी इन सब लोगों की, फिर 2018 में ये सारे हाथ पकड़ के एक दूसरे के खड़े थे। आप मानक भाई, आपने उस समय किस प्रकार से भयंकर डिबेट किया था, देखो सारी बहनों ने अपना हाथ पकड़ लिया है, सोनिया गांधी जी ने मायावती जी का हाथ पकड़ लिया है, मायावती जी ने ममता जी का हाथ पकड़ लिया है, अब मोदी जी का क्या होगा, कोई नहीं बचा पाएगा मोदी। बाप रे, मतलब सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक डिबेट किया था आप लोगों ने, जैसे कि कोई बहुत बड़ा भूकंप आ गया है। उसके बाद फिर याद करिए उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय 2 अच्छे लड़के साइकिल में बैठ गए हैं, अब तो गया, अब तो मोदी जी का काम कुछ नहीं हो सकता है, अब मोदी जी के काम को कोई देखेगा नहीं, अब तो साइकिल कुचल देगी सबको, कमल का फूल तो खिलेगा ही नहीं। 2 अच्छे लड़के, 2 अच्छे लड़के, 2 अच्छे लड़के, क्या हो गया 2 अच्छे लड़कों का? उसके बाद फिर वो अच्छे लड़के, बुआ भतीजा, क्या बुआ भतीजा, हाँ, कि बुआ बबुआ आ गए हैं, बुआ बबुआ आ गए हैं, बुआ बबुआ आ गए हैं, अब मोदी जी का क्या होगा, अब मोदी जी का क्या होगा? क्या हुआ फिर? उसके बाद फिर बुआ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया चुनाव के बाद, फायदा मुझे हुआ नहीं, मैं तुम्हारी बुआ नहीं, खत्म काम। वो बुआ बबुआ भी चले गए,
उसके बाद फिर 2019 में याद करिए, ये सारे लोग कलकत्ता में खड़े हुए थे ना हाथ पकड़ करके, ये सोनिया जी, राहुल जी, ये अपने ममता जी, 27 पार्टी, 27 पार्टीज खड़ी हो गई थी हाथ पकड़ करके कि हम सब मिलकर मोदी जी को एकदम नेस्तनाबूद कर देंगे। क्या हो गया? और सुबह टीवी ऑन करते ही देखिएगा चंद्रबाबू नायडू आते थे उड़ करके आंध्र प्रदेश से, और उसके बाद यहां पर अरविंद केजरीवाल एक बुका लेके रेडी रहते। दोनों चंद्रबाबू जी और अपने अरविंद केजरीवाल जी ऐसे मिलते थे जैसे पुतिन और ट्रंप मिलके पूरा एकदम कुछ बहुत विश्व के बारे में बड़ी चिंता कर रहे हैं, सब कुछ बदल जाएगा। क्या हो गया? क्या हो गया? मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूं, अभी 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, इतना वर्चुअल मीटिंग किया है, ये आप शाम को रिजोल्यूशन में घोषणा करिए ना, कितनी टिकट पर टीएमसी लड़ेगी उत्तर प्रदेश में, कितनी टिकट पर डीएमके लड़ेगी उत्तर प्रदेश में, कितने टिकट पर वहां कश्मीर की पार्टियां लड़ेंगी, एनसी लड़ेगी, ये सब घोषणा करिए ना। हमने कहां रोका हुआ है? हराइए ना। और अफगानिस्तान के मुद्दे पर संबित पात्रा, आप कुछ और बोलने की स्थिति में है या नहीं है? क्योंकि जब तालिबान के समर्थन में देश के अंदर से कोई नेता या कोई मौलाना बयान देता है, उस पर तो सब लोग खुलकर चढ़ जाते हैं, और चढ़ना भी चाहिए, ऐसे लोगों को एक्सपोज करना जरूरी है, मैं आपसे सहमत हूं। लेकिन जब अधीर रंजन चौधरी कहते हैं आपके पास कोई नीति नहीं है, कुछ तो बताइए, ये वही तालिबान है ना जो आतंकवादी संगठन है। क्या अब विकल्प खुला है क्या तालिबान को मान्यता देने का? क्योंकि हमारे इंटरेस्ट बहुत है अफगानिस्तान में। मानक जी, पहली बात तो है, मुझे लगता है संबित पात्रा तो एक छोटा सा एक कार्यकर्ता है। देश के विदेश मंत्री ने यूएनएससी में भाषण दिया है जो पूरे विश्व के सामने खुले पटल पर है। कौन आतंकवादी है क्या नहीं है उन्होंने खुलकर कहा है। उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार से भारत की जो हित हैं उसमें कभी भी आतंकवाद का सेंध नहीं लगना चाहिए। पूरे विश्व के सामने उन्होंने पढ़ा है इस विषय को, पब्लिक नोट है ये। दूसरी बात है, देखिए मानक जी, यहाँ पर हम चाहे कितनी भी तूतू मैमे कर ले, हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए मानक भाई? हम तूतू मैमे करने से पहले, आक्षेप प्रति आक्षेप लगाने से पहले अपने बंधुओं को, अपने देशवासियों को वहां से निकाल करके लाएं। उनके बाल भी बांके नहीं होने चाहिए, उन पे खरोंच भी लगने नहीं देना चाहिए, और ये हम करके रहेंगे। मोदी है तो मुमकिन है, एक एक हिंदुस्तानी को निकाल के लाएंगे। जो हिंदू और सिख भाइयों के साथ किस प्रकार का अत्याचार, आप याद करिए, थोड़े दिन पहले यही कांग्रेस के प्रवक्ता प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे थे, अभी तो अमरिंदर सिंह जी ने चिट्ठी लिखा है, सिख भाई जो अफगानिस्तान के नागरिक है उनको ले आइए प्लीज, यहां पर नागरिकता दीजिए। अरे जब मोदी जी सीएए ला रहे थे तो आप ही लोग अपोज कर रहे थे, क्यों? अफगानिस्तान तो इतना बढ़िया देश है, वहां हमारे सिख भाई तो बड़े खुशी से हैं, आप क्यों उनको लाना चाहते हैं हिंदुस्तान? अब चिट्ठी लिख रहे हैं, लेके आइए लेके आइए। ये अधीर रंजन चौधरी क्या भाषण दे रहे हैं? ये अधीर रंजन चौधरी वही व्यक्ति है ना, जिस दिन आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो रहा था तो खड़े होकर अमित शाह जी को अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे कि नहीं, आप कौन है आर्टिकल 370 हटाने वाले? ये तो बायलैटरल इशू है। आपने पाकिस्तान से डिस्कस किया क्या आर्टिकल 370 हटाने से पहले? बताइए। उस अधीर रंजन चौधरी, उस कांग्रेस, और ये सब सोनिया गांधी जी के कहने पर हुआ, उनका हम जवाब देते फिरे क्या? पवन खेड़ा, पवन जी, और संबित पात्रा जो कह रहे हैं, आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। जो अफगानिस्तान पर आपने सरकार को फेल बता दिया, आप जवाब मांगने लगे, वो कह रहे हैं पहले वहां से लोगों को लाने तो दीजिए। जो लोकतांत्रिक ब्लॉक है, डेमोक्रेटिक ब्लॉक है दुनिया का, वो भी अपना एक स्टैंड ले ले, तब तक हिंदुस्तान भी अपना टाइम ले, थोड़ा देखे, वेट एंड वॉच करे। मानक जी, आपने सुना मेरे काबिल दोस्त संबित पात्रा जी बोलते हैं कि आज बैठक खत्म हो तो बता दें कौन किस किस सीट से लड़ रहा है। ये प्राथमिकता, मैं आपको बता रहा था ना, इनकी प्राथमिकता चुनाव से शुरू होती है, चुनाव पे खत्म हो जाती है। सरकार गई भाड़ में, देश गया भाड़, ये इनकी प्राथमिकता है। ये आप मैं नहीं बोल रहा है, खुद बोल रहे हैं। हम तो इन्हें भी सलाह देते हैं मानक जी कि एनडीए की भी बैठक कर लिया करो। शिवसेना गई, अकाली दल गया, हनुमान बेनीवाल गए, चिराग पासवान को पता नहीं कहां से कहां कर दिया, रवाना कर दिया, जीतन राम मांझी। आप 20 पार्टनर एनडीए के छोड़ के जा चुके हैं। बैठक करते तो शायद बच जाते। तो इतना अहंकार ठीक नहीं होता कि जी हम तो इनकी भी नहीं सुनते। हमको 2024 आते आते मानक जी, हम दो और हमारा पेगासस, ये 3 बचेंगे ऊपर, पूरा एनडीए साफ हो जाएगा। तो बैठक आप लोग भी कीजिए, धोखा मत दीजिए अपने पार्टनर को। हम तो बैठक करते हैं देश हित में, इसलिए नहीं कि सब आप इतनी सीटों पे लड़ो। अरे सीटों पे जब लड़ने की बात आएगी तब चर्चा करेंगे। अभी भी सीटों की चर्चा कर रहे हो आप, अभी भी वोटों की चिंता है आपको। क्यों पेट्रोल की कीमत नहीं घटा पा रहे? क्यों एक्साइज ड्यूटी कम नहीं कर पा रहे तेल और उस पे? क्यों खाने का तेल की कीमत इतनी बढ़ गई है? क्यों रसोई गैस आग लगा दी है आपने? क्यों बेरोजगारी का 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है?
क्यों आपने कोविशील्ड की नकली इंजेक्शन बनकर आ गया और आपकी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है? शर्म आनी चाहिए सरकार को। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कीजिए। आपको पढ़िए साहब, वोट में किसको कितना मिलेगा, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। अरे भैया, जब चुनाव आएगा तब लड़ लेंगे ना। हर बार चुनाव ही की तरीके से देखोगे। और फिर मानक जी आप कहते हैं अफगानिस्तान पे हम जल्दबाजी कर रहे हैं। अरे साहब, अगर चीन पे हमने इन्हें नहीं घेरा होता तो क्या प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक बुलाते जहां उसमें क्लीन चिट दे दी चीन को? कोई आया नहीं, कोई घुसा नहीं, कोई है नहीं। क्या हुआ उसके बाद? पोल खुल गई ना आप लोगों की। अरे साहब, देश को विश्वास में लेकर चलिए। सरकार चलाने के लिए आपको जिताया गया है। बार बार सिर्फ चुनाव में जीतने के लिए ही नहीं आए हो आप, कुछ करने के लिए भी आए हो। ये आखिरी बार जीते हो, अब भी कुछ कर जाओ तो कम से कम कोई याद रहने वाला तो रहेगा कि एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने थोड़ा कुछ काम किया था। देखिए, कोविड में लाशें तैर रही थी गंगा में और मुस्कुरा रहे हैं संबित जी ये बात सुनकर, अभी भी हंस रहे हैं इस बात पर। देखिए, ये पीड़ित ये बातें करती हैं आप। अरे छोड़ दीजिए, हम आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, हम नहीं है 5 साल तक आपका कोई विरोध नहीं करेंगे, लेकिन आप काम तो करके दिखाइए। इन मुद्दों पर तो हम अपनी आवाज उठाएंगे। ये मजाक की बात नहीं होती। लोकतंत्र बड़ी जिम्मेदारी वाली बात होती है कि शपथ ले ली, झुक गए, संसद के सामने लेट गए, उसके बाद संसद में घुसे ही नहीं। ये क्या तरीका है? ये आपकी कमिटमेंट है? ये आप इस तरह के महत्व देते हैं लोकतंत्र को? तो किसानों की हालत देखिए। अच्छा पवन जी, ओके पवन जी, तमाम मुद्दे हैं हाँ, जिनकी वजह से आपको जिताया गया था और इन्हीं वजह से अब आप हारेंगे। ओके पवन जी, अभी आपने अफगानिस्तान पर कहा ना, चाइना से उसे जोड़ा, इसका मतलब आपको सरकार की विदेश नीति पर यकीन नहीं है, ये तो आप कह ही चुके हैं, और सरकार जो कहती है उस पर भी यकीन नहीं है। सॉरी, लेकिन जब देश के तो 2 पूर्व विदेश मंत्री, जिनमें एक है यशवंत सिन्हा, वो तो सरकार के कट्टर विरोधी हैं, और दूसरे हैं नटवर सिंह जी, वो भी आपकी पार्टी के थे, उन दोनों पूर्व विदेश मंत्रियों का कहना है कि फिलहाल इंडिया की वेट एंड वॉच पॉलिसी अफगानिस्तान को लेकर सही है, इस समय बिल्कुल सही कर रही है सरकार, तो आपको भी समर्थन करना चाहिए ऐसे में। तो आप अफगानिस्तान को देश की आंतरिक राजनीति से जोड़ेंगे एक तरफ, तो दूसरी तरफ कहेंगे साहब हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, दोहा में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर मैं नहीं पूछना चाहता। अभी ये सही वक्त नहीं है कि मैं पूछूं इनसे कि दोहा में आपने जाकर किससे मुलाकात की। इस बारे में भी बाद में चर्चा हो जाएगी। पहले देश के नागरिकों की सुरक्षा बिल्कुल आवश्यक है। हमारी 23,000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है वहां, उसको बचाना आवश्यक है। लेकिन फिर आप अफगानिस्तान को देश की आंतरिक राजनीति से जोड़ने की कुचेष्टा मत करिए, इतना दुस्साहस मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत छोटापन माना जाएगा राजनीति का। इससे नीचे कभी राजनीति हमारी नहीं गिरी जिस तरह से अभी गिराई जा रही है। यह भी मत कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि चित भी मेरी पट भी मेरी। अच्छा कैसे पवन जी, कैसे थोड़ा विस्तार से बताएंगे कैसे, क्योंकि आज फेस ऑफ है, आप ही 2 मेहमान हैं, आज मेरे पास बहुत टाइम है, डिटेल में बताएंगे कि अफगानिस्तान पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कैसे बीजेपी वोट ले रही है। मैं ज्यादा विस्तार से इनकी बांटने वाली राजनीति पर खुलासा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इस तरह की डिबेट में ज्यादा बोलता ही नहीं हूं जहां देश को बांटने की बात आ रही। ओके। अरे आज तक कई प्रधानमंत्री हुए साहब, अटल जी थे, हम अपनी तो बात ही नहीं कर रहे। चलिए आज हमारे बहुत महान प्रधानमंत्री का जन्म दिवस है, राजीव गांधी थे, इंदिरा जी थी, और कई प्रधानमंत्री हमारे इस देश में आए, सबकी कोई विजन थी। और इस प्रधानमंत्री की सिर्फ और सिर्फ डिवीजन, सुबह से रात तक डिवीजन डिवीजन, कैसे बांटे, किसको बांटे, कोई हिंदू मुसलमान बांटे, हम इस तरह की बातें नहीं होने देंगे इस देश में। आप विजन दिखाइए ना, आपकी क्या विजन है? सुबह से रात तक यही बस डिवीजन डिवीजन डिवीजन। और फिर आप कहते हैं मैं खुलासा देकर समझाऊं आपको। आप देख रहे हैं टीवी डिबेट पे अफगानिस्तान, तालिबान तालिबान तालिबान, क्यों? देश के मुद्दे नहीं है, करने दीजिए सरकार को वेट एंड वॉच। ठीक है, हम भी और टीवी भी बंद हो जाए इस पर। तालिबान पे बात मत कीजिए फिर आप भी। अरे कैसी बात कर रहे हैं पवन जी, तालिबान पर बात कैसे नहीं करें, कैसी बात कर रहे हैं पवन जी, ऐसे मत करिए, यू आर नॉट बीइंग फेयर नाउ। अब ये मत कहिए कि हम टीवी पर तालिबान जो करता है वो ना दिखाएं, तालिबान जो अत्याचार करता है वो ना दिखाएं। दिखाइए, सरकार के भी हाथ मत बांधिए, मैं ये कह रहा हूँ। आप ये दिखाकर सरकार के भी हाथ बांध रहे हैं। सरकार को वेट एंड वॉच में अगर आप कहते हैं विपक्ष सरकार के हाथ न बांधे, आप भी मत बांधिए। चर्चा करिए, नहीं देखिए, नहीं, और हमारे देश के लोग सुरक्षित रहे, बिल्कुल उस पर चर्चा कीजिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, होनी चाहिए। लेकिन जैसे विपक्ष के लिए आप कहते हो तालिबान पर, आप सरकार के लिए एक शब्द मत बोलो, भाई सरकार के हाथ बंद जाएंगे। नहीं, दोनों में फर्क है। आप 2 चीजें मिला रहे हैं पवन जी, 2 चीजें मिला रहे हैं आप। तालिबान आतंकवादी संगठन है, औरतों पे अत्याचार करता है, वो पाषाण युग में पूरे देश को अपने और लोगों को ले जाना चाहता है।
वो शरिया पर पूरी दुनिया चाहता है, वो एक अलग मसला है, वो तो दिखाएंगे। मैं तालिबान के स्पष्ट तौर पे खिलाफ रहूंगा, भले सरकार वेट एंड वॉच करे, वेट एंड मैच करे, जो करना है करे। मैं तालिबान को एक आतंकी संगठन मानता था, मानता हूं, मानता रहूंगा। इसलिए और हमारी कांग्रेस पार्टी की बात मत कीजिए, हम तो स्पष्ट हैं इस पे। लेकिन सरकार में जो हैं उनके हम हाथ नहीं बांधना चाहते। ठीक उसी तरह से मैं आपको भी सलाह दे रहा हूं, आप भी मत बांधिए। बहुत बड़े पर चाहिए चर्चा ज्यादा करें, और सरकार से टाइम मांग लेते साहब, आपको कितना समय चाहिए, ले लीजिए समय, लेकिन स्पष्ट रहिए। फिर ये नहीं हो कि अरे साहब ये उसने इस फला आदमी ने ये कह दिया, ठीकरा आदमी ने ये कह दिया। आप क्या कर रहे हैं आप करिए, देश को सुरक्षित रखिए। हम आपके साथ तब होंगे जब आप कुछ करते हुए दिखेंगे। तब आप करते हुए संबित पात्रा, आप आग से खेल रहे हैं, पवन खेड़ा कह रहे हैं आप आग से खेल रहे हैं। आप तालिबान को अभी तक तालिबान को बुरा मानते थे, अब आप चुप इसलिए हैं क्योंकि आप फंस गए हैं तालिबान पर। आप उस पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हिंदुस्तान में वोट ले रहे हैं, लेकिन जब सरकार को फैसला लेना होगा तालिबान को मान्यता देनी है या नहीं देनी है, देश के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। देखिए मानक भाई, आप खुद ही हंस रहे थे अभी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता जिस प्रकार का उत्तर दे रहे थे आप खुद ही हंस रहे थे। मैं भी सोच रहा हूं कि हर बार पत्थर के ऊपर सर मार कर अपने सर को फोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन्होंने कहा कि आप तालिबान को क्यों दिखा रहे हैं, ये कि मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, ये जो तथाकथित लोग जो अपने आप को लिबरल्स कहते हैं और ये कांग्रेस पार्टी, इनको क्या आपत्ति होती है अगर मीडिया तालिबान की बर्बरता को दिखाती है? इनको क्या मुश्किल होती है? तालिबान को मत दिखाओ, आप सरकार को एक्सपोज करो। क्यों भैया, सरकार के विषय में तो बात हो रही है, हर विषय में बात हो रही है। कौन सा विषय, नीचे भी मैं देख रहा था पेट्रोल के विषय में कुछ आपका स्क्रोल चल रहा है। तालिबान को मत दिखाओ, तालिबान की बर्बरता को मत दिखाओ। क्यों? फूफा लगते हैं तुम्हारे तालिबान, जो तालिबान को मत दिखाओ। तालिबान को दिखाते ही इनकी एकदम नाक भौं सिकुड़ जाती है। ऐसा क्या रिश्ता है तालिबान का इनके साथ? तालिबान को मत दिखाओ, तालिबान को मत दिखाओ। और हमने कौन सी वोट मांग ली तालिबान के नाम पे? अभी ने 10 बार कहा कि इंटरनल पॉलिटिक्स तालिबान के नाम पर बीजेपी को वोट मिल जाएगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि इनके खुद के मन में कहीं ना कहीं तिनका फंसा पड़ा है, गिल्ट सेंसेशन है इनके अंदर खुद। क्योंकि इनके लोग जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं, चाहे वो स्वरा भास्कर हो चाहे इनके समर्थक हो, वो सारे लोग जिस प्रकार से हिंदू आतंकवाद हिंदू आतंकवाद हिंदू आतंकवाद कर रहे हैं, ये बड़ा कमाल है। देश में वाइन का ग्लास लेके आराम से बीच पर लेकर के आप भाषण देंगे, ये हिंदू आतंकवाद और तालिबानी बिल्कुल बराबर हैं। ये जो हिपोक्रिट्स है ना, ये हिपोक्रिट्स खुद ही जानते हैं ये कितने बड़े हिपोक्रिट हैं। ये दोगले हैं और इनको पता है ये कितने बड़े दोगले हैं, इसीलिए बोल रहे हैं तालिबान के बारे में डिस्कशन मत करो वरना हमारी पोल खुल जाएगी। अरे हम कौन सा वोट मांग रहे तालिबान के नाम पे भैया? इतने घबराए हुए क्यों हो तालिबान का नाम सुनते ही? दूसरी बात, इन्होंने कहा कि तुम लोग भी बैठक करो, यूपीए की बैठक करो, नहीं तो सब चले जाएंगे। ये क्या एनडीए की बैठक करो, हम तो कर ही रहे हैं। ये जितिन प्रसाद जी चले गए, ये कल सुष्मिता दीदी चली गई है, कुछ दिन पहले सिंधिया जी चले गए थे, वो दहलीज पे खड़े हैं आके सचिन पायलट जी, और भी कितने हिमंत बिश्व शर्मा चले गए हैं। भाई साहब तो पूरी पार्टी खाली हो गई है। एक बात मानक भाई, बुरा मत मानिएगा, मुझको तो बोलने की इच्छा नहीं, ज़्यादा इन्हीं से बुलवाओ। 0 × 1000 = 0, कुछ नहीं इंटू सब कुछ = कुछ नहीं। इनको लग रहा है कि कुछ नहीं इंटू सब कुछ = कुछ तो हो जाएगा। इनको लग रहा है कि बस ये 0 × सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिला देंगे तो कुछ तो अच्छा हो जाएगा राहुल गांधी का, थोड़ा बहुत तो लॉन्च हो जाएगा सैटेलाइट, थोड़ा ऑर्बिट के पास तो जाएगा। अरे नहीं होगा भैया, काहे को ये 14 पार्टी मिलके भी धक्का देंगी तो आपको क्या लगता है राहुल गांधी चले जाएंगे ऑर्बिट के ऊपर? नहीं जा पाएंगे। मैं तो बोल रहा इतनी मीटिंग करनी है तो एक मीटिंग करो कि अध्यक्ष कौन होगा कांग्रेस पार्टी का, बना लो कांग्रेस की अध्यक्ष। और देखो ये सुझाव है, अनसॉलिसिटेड एडवाइस है, आप अध्यक्ष बनाओ नहीं बनाओ, हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट है। राहुल गांधी अध्यक्ष बन जाएंगे तो हम थोड़ा जश्न वसन बनाएंगे, इसलिए मैंने कह दिया। ऐसा कुछ नहीं है, आप बनाना नहीं चाहते हो तो मत बनाओ, मगर थोड़ा बना दो तो सब लोग खुश हो जाएंगे, हम भी खुश हो जाएंगे। मुझे लगता है पवन खेड़ा भी खुश होंगे और मानक भाई भी खुश होंगे, क्योंकि मानक भाई को डिबेट करने मिलेगा अगर राहुल गांधी जी अध्यक्ष बनते हैं। और फॉर ऑब्वियस रीजन हम तो खुश हो ही जाएंगे और पवन भाई भी खुश होंगे अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बनते हैं। तीनों जिसमें खुश हों वैसी परिस्थिति क्यों नहीं बनाई जाती है? वैसे कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी को अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया जाता है? फिर इन्होंने कहा कि देश का हाल बड़ा खराब है, पेट्रोल ऐसा हो गया है, बेरोजगारी हो गई है, सब कुछ तहस नहस हो गया है, कोविशील्ड भी नकली आ गई है, वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। मानक जी, देश की स्थिति इतनी खराब है, सब कुछ एकदम प्रलय के कगार पे खड़ा है, फिर भी कांग्रेस पार्टी को 14 पार्टियों की बैसाखी की आवश्यकता है। क्यों? ये अकेले नहीं इन विषयों को उठा नहीं सकती है।
क्यों कांग्रेस पार्टी में आज हिम्मत नहीं है कि वो ग्राउंड पे उतर करके पेट्रोल के विरोध में या अनएम्प्लॉयमेंट के विरोध में या सरकार के नीतियों के विरोध में आवाज उठा सके? उनको तृणमूल कांग्रेस की भी सहायता की आवश्यकता है, डीएमके की भी सहायता की आवश्यकता है, उनको सीपीएम की भी सहायता की आवश्यकता है। ये कांग्रेस पार्टी की आज हालत हो गई है, ये पार्टी की हालत हो गई है। और अंत में मुझे आज कहना नहीं चाहिए था, वैसे हमारे प्रधानमंत्री को आपने राजीव गांधी जी से कंपेयर किया, आज उनका जन्मदिन है, मैं राजीव गांधी जी को भी सम्मान करूंगा। मगर आपने कहा कि हमारे आपने कहा कि डिवीजन 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 है मोदी जी की जो विजन है। देखिए राजीव गांधी जी देश में अगर विश्व में भी सबसे बड़े अचीवमेंट जो उनका रहा है, मिस अचीवमेंट कहूंगा मैं, सबसे बड़ी मिस एडवेंचर के लिए जो जाने जाते हैं वो 84 के दंगों के लिए जाने जाते हैं। बड़ा पेड़ गिरेगा तो धरती हिलेगी। राजीव गांधी जी अगर देश के प्रधानमंत्री ना होते तो 5000 सिखों का कत्लेआम नहीं होता पवन भाई, इस बात को कभी मत भूलना। 5000 निर्दोष सिखों के कत्ल की जिम्मेदार राजीव गांधी है। बिल्कुल आज उनका बर्थडे है, एक प्रधानमंत्री के नाते मैं उनका सम्मान भी करता हूं, मगर यह हकीकत है और ये कोई मजाक का विषय नहीं है। 5000 Sikhs were butchered in India because of the policies of Rajiv Gandhi। अच्छा, एक सेकंड पवन खेड़ा को जवाब देने का मौका दूं, उससे पहले संबित मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मैं ये पूछ रहा था क्या विकल्प खुला रखना चाहिए क्या तालिबान से डीलिंग करने का, तालिबान से डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने का? क्योंकि ऐसा ना हो सकता है पवन खेड़ा जो कह रहे हैं हम तालिबान को हर दिन जो उनकी सच्चाई दिखा रहे हैं, पर कुछ एक बातें ये भी है शायद ये तालिबान बदल गया है, शायद ये तालिबान हमारी मजबूरी भी हो सकता है। बदला हुआ तालिबान मजबूरी के समय में, क्योंकि हमारे बहुत इंटरेस्ट हैं। आप तो क्योंकि हर मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं इसलिए मैंने संबित आपसे ये पूछा, क्या है विकल्प खुला रखना चाहिए क्या? भाई हमारे इंटरेस्ट है ना, इसमें ना धर्म बीच में आना चाहिए ना और कोई मुद्दा आना चाहिए, जो देश के हित में हो वो करना चाहिए, सिंपल है। मानक जी आप मुझे 50 सेकंड दीजिएगा। कांग्रेस की जो बैठक थी वर्चुअल वो तो नॉन सीरियस मुद्दा है, मगर जो विषय आपने पूछा है ये सीरियस मुद्दा है, मैं सीरियसली जवाब देना चाहता हूं। मानक भाई आपको क्या लगता है अफगानिस्तान में हमारे स्टेक्स हैं, इस देश की सुरक्षा की चिंता और अफगानिस्तान में जो फंसे हुए भारतीय हैं उनकी चिंता रणदीप सुरजेवाला और राहुल गांधी को हमसे ज्यादा है, ऐसा आपको लगता है क्या? इनके ताता थैया नाचने से उनकी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाएगी और हमारी जिम्मेदारी कम हो जाएगी? आप बताइए इससे पहले जहां जहां भी परेशानियां हुई हिंदुस्तान की सरकार ने किस प्रकार अपने लोगों को इवैक्यूएट किया है। और देखिए डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ी पॉलिसी होती है पेशेंस, अपने लोगों को बचाना, उनको किसी प्रकार भी मरवा मत दे। हम अगर यहां पर अभी एक फ्रंट ओपन कर दे तालिबान के खिलाफ, तालिबान वहां के सारे भारतीयों को पकड़ करके जो गुरुद्वारा में बंद है उनको मार देगी, तो ये पवन भाई और इनका क्या जा रहा है? ये जो रणदीप सुरजेवाला और राहुल गांधी का वो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस और कर देंगे। अब वैसे आजकल तो तालिबान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, उससे वो बड़े खुश है कि लुक एट द तालिबान, ये तो चेंज तालिबान है, क्योंकि ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। इनका भी क्या जा रहा है? ये भी उठा के 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। मानक भाई ऑन अ सीरियस नोट, जनता का सरोकार है कि उनकी जान बचे जो लोग फंसे हुए हैं, और ये सरकार वही करेगी जो बोलना है। हाईएस्ट एपेक्स बॉडी ऑफ द वर्ल्ड यूएन में सरकार बोल रही है, और ये रणदीप सुरजेवाला और राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने के हमारे पास वक्त नहीं है। ये नॉन सीरियस लीडर्स हैं, इनको अपनी राजनीति के सिवा कुछ नहीं पड़ी है। इनको क्या लगता है, आपको क्या लगता है हिंदुस्तानियों की जान के विषय में पड़ी है? इनका कैरियर कैसे लॉन्च होगा इसी पे पड़ा हुआ है इनका पूरा विषय। और क्या चीन चीन कर रहे थे ये लोग बैठ के? अभी 2008 में चीन के साथ एमओयू साइन करते हैं, डोकलाम के समय चीन के टेंट के नीचे रंगे हाथ पकड़े जाते हैं, मां बेटे जाके वहां पर ओलंपिक में पकड़े जाते हैं, और ये क्या चीन 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 लगा रखा है? देखिए ये फालतू के सवाल जवाब सब बंद करिए, इनसे कहिए कि ये अपना वर्चुअल मीटिंग, बोलिए पवन जी बोलिए। इनका एग्जिस्टेंस ही वर्चुअल है, आजकल तो ग्राउंड पे है नहीं, वर्चुअली ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहीं मजे में रहे। हाँ। इस गंभीर डिबेट में इस तरह के मजाकाना बातें जो ये करते हैं, चीन के टेंट के नीचे पकड़े गए, वो जो एग्जीबिशन थी क्या उसमें आपके नेता नहीं थे इसलिए मजाक बंद करिए। और ये कौन सा एमओयू लगा रखा है आपने? क्यों आरएसएस के लोग बार बार चीन जाते थे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से ट्रेनिंग लेने? ये क्या हो रखा था? राम माधव क्यों जाते थे? क्यों डोवल साहब और उनका पूरा फाउंडेशन बार बार चीन जाती थी? सवाल, जब हमारी सरकार बनेगी तो इंक्वायरी ऐसी शुरू करेंगे आपको होश ठिकाने आ जाएगा, इसलिए ज्यादा मत बोला करिए चीन पे। हमें मालूम है कितनी बड़ी गुलामी आप लोग चीन की करते हैं, कितने एमओयू साइन करवाए हैं। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो बार बार चीन भाग जाते थे, अमेरिका आने नहीं देता था। पूरा चीन के तो आप विषय में बोला मत कीजिए, 18 बार चीन में जाते हो, प्रधानमंत्री को चीन से ऐसा क्या प्रेम है? चीन पर तो आप मुंह मत खोलिएगा, प्रधानमंत्री समझदार है, चीन पे ज्यादा बोलते नहीं क्योंकि उनकी अपनी पोल खुलेगी, इसलिए चुप रहा करिए आप भी संबित पात्रा जी। अब आइए आपकी बाकी मुद्दों पर। आज संबित पात्रा ने स्पष्ट कर दिया कि यह तालिबान के साथ कोई रिश्ता सरकार नहीं रखेगी। बधाई हो देश को कि आज संबित पात्रा के नाम में एक नया विदेश मंत्री देश को मिल गया है। संबित पात्रा जी ने आज घोषणा कर दी
कि अगर विपक्ष तालिबान के लिए कुछ बोलता है कि साहब सरकार को मौका दीजिए, हम तो इन्हीं का साथ दे रहे थे सरकार का, तो हम पर आरोप देख रहे हैं। इसको मैं कहता हूं कि देश की राजनीति में ये तालिबान का कैसे दुरुपयोग करते हैं, आज संबित पात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया। हम आपके हाथ खुले रखना चाहते हैं, हम कह रहे हैं हम तालिबान पे के विषय में चलिए, हम आपको नहीं आपके हाथ बांधते, तो यहां आप कहते देखो तालिबान समर्थक हैं। तालिबान समर्थक वो हैं जो दोहा में जाकर छिप छिप कर उनसे मिले हैं। स्पष्ट कीजिए क्यों मिले, क्या बात हुई, स्पष्ट कीजिए कि जब आपके हाथ में छाबर पोर्ट आना था तब आपने वो मौका क्यों गंवाया। स्पष्ट कीजिए कि यूएनएससी के टेम्परेरी प्रेसिडेंट मोदी जी हैं, फिर आज ये अफगानिस्तान में ये हालत क्यों हुई। हंसिए मत, ये हंसने की बात नहीं है, चिंता का विषय है। यूएनएससी का कौन है टेम्परेरी प्रेसिडेंट? मोदी जी के कारण अफगानिस्तान में ये हालत हुई, ये तो नई बात मालूम पड़ा मुझे। कहाँ यूएनएससी का प्रेसिडेंट मोदी? मानक भाई, ये मोदी जी के कारण तालिबान आई है। अच्छा, ये आज मालूम पड़ा मुझे। पहली बार हुआ 70 साल में पहली बार हो गया, 70 साल में पहली बार हो गया। अरे चुप हो जाइए, थोड़ा सा चुप हो जाइए, बहुत बोले आप, 50 सेकंड 100 सेकंड, अब मुझे बोलने दीजिए, बहुत हो गया। अरे बहुत 2000 आराम से बैठ के बोलो ना, इतने हिल के मत बोलो। 2000 संबित जी, आपका 0 से तो पुराना रिश्ता है, टीवी के सब दर्शक जानते हैं। 0 into 1000 0 मत बोलो, फिर कोई नहीं। सबसे बड़ा अंडा और 0 तो राहुल गांधी है, घर में इतना बड़ा 0 तो है, और क्या 0 से रिश्ता चाहिए आपको? इतना बड़ा 0 है, इतना बड़ा राहुल गांधी बाबा, 0 बाबा। आज से उसका नया नाम 0 बाबा। 0 हीरो ने, जो हीरो अपने आप को हीरो मानता था वो 0 बन गया है, इसलिए अपने 0 से जाकर 0 को हीरो बनाने चले, यही होगा और क्या होगा। पार्टी मिला के हीरो बनाएगी 0 को। कोई प्रवक्ता आएगा पूछ लेगा कितने 0 हैं, मत करिए ऐसी बातें, ये आत्मघाती। अरे छोड़ दो, अपने 0 को देखो, अपने 0 को देखो पहले, बाकी मेरी चिंता मत करो पवन भाई। इतना बड़ा 0 पाल रखा है पार्टी में, उसको तो पहले पार्टी का हीरो बनाओ, पहले प्रेसिडेंट तो बनाओ उसको तो पहले प्रेसिडेंट बनाओ। इतनी 0 की चिंता कर रहे हो, इतना बड़ा 0 लेके पार्टी में बैठे हुए हैं, 100 टन का पत्थर रख के बोलना पड़ता है, डिफेंड करना पड़ता है। नवजोत सिद्धू किस पार्टी को छोड़कर आए, कीर्ति आजाद किस पार्टी को छोड़कर गए, मानवेंद्र सिंह। अरे नवजोत सिंह सिद्धू से याद आया, ये पप्पू नाम किसने रखा था पता है? नवजोत सिंह सिद्धू ने रखा था। ये पप्पू नाम नवजोत सिंह सिद्धू ने हमारे पार्टी में रखा था, और फिर उसको लेके प्रेसिडेंट बनाया है। कमाल, याद आ गया। अच्छा कांग्रेस, अच्छी बात याद दिलाई, अच्छा याद दिलाया। अरे मैं ये मानक भाई, ये आपको बता दूं मैं, ये पप्पू नाम जो रखा है ना राहुल गांधी का, ये नवजोत सिंह सिद्धू ने रखा था। ये कितने में 2012 में रखा था पप्पू करके। नवजोत सिंह सिद्धू उस समय यहाँ पे सह प्रभारी थे दिल्ली का, तो उन्होंने भाषण दिया था और पप्पू बुलाया था राहुल गांधी को। तब से राहुल गांधी का नाम पप्पू के रूप में प्रचलित हुआ, उनको लेकर अध्यक्ष बनाया है। बताओ, कमाल की बात है, आज याद आ गया मुझे। देश का कल्याण करने के लिए उन्हें चुना था, बंटा धार कर दिया, ऐसा 0 निकला ये आपका हीरो। इसलिए आप 0 के विषय में भैया, आप तो पहले आप पहले कांग्रेस का तो कल्याण करो, राहुल गांधी को अध्यक्ष तो बनाओ, पूरे देश की चिंता बाद में करना। पवन भाई प्लीज बना दो राहुल गांधी को अध्यक्ष, क्यों तड़पा रहे हो सबको? एक शून्य लिखा जाएगा कि एक 0 व्यक्ति था, और इसको प्लीज बना। अरे अमन, अरे प्लीज पवन भाई को प्लीज समझाओ। मानक भाई प्लीज, मानक भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, राहुल गांधी को अध्यक्ष बना दो कांग्रेस का। ऐसे क्यों नहीं मान रहे ये लोग? प्लीज बना दो। ओके, 0 से आगे बढ़े पवन जी, 0 से आगे बढ़ते हैं। अब 0 से आगे बढ़ते हैं, अपनी बात पूरी करिए पवन खेड़ा। आपकी बात पूरी नहीं हुई है, 0 से आगे बढ़ते हैं, अपनी बात पूरी करिए आप पवन खेड़ा। नहीं, आपने इनको क्यों नहीं रोका बीच में, इतना बोलते चले जा रहे थे। वो मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ, बोलिए, पूरा टाइम दे रहा हूँ, बोलिए। समस्या यही है, ये बिलबिला बड़ी जल्दी जाते हैं। ये यूएनएससी के प्रेसिडेंट बने थे, बड़ी तारीफ बिलबिला नहीं रहा हूँ, मजे ले रहा हूँ भैया। बिलबिला रहे हैं, सुन रहे हैं आप कैसे बिलबिला रहे हैं? तो बिलबिला नहीं रहा हूँ पवन भाई, मैं तो बोल रहा हूँ राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाओ जल्दी जल्दी, क्यों टाइम वेस्ट हो रहा है? मानक जी, इनको आप 10 मिनट दे दो बिलबिलाने। नहीं, ओके संबित, वन बाय वन, फेयर इनफ, वन बाय वन। पवन खेड़ा ने संबित पात्रा को डिस्टर्ब नहीं किया। पवन जी बोलिए, अनइंटरप्टेड, बोलिए। चलिए वन बाय, बोलिए। जब आईना दिखाओ तो कैसे बिलबिलाते हैं? बोलिए। बिलबिलाने दीजिए। संबित पात्रा जी, आज स्पष्ट कर दीजिए, क्या भारत सरकार, क्योंकि आप बहुत उछल कूद कर रहे हो ना तालिबान पे, हमें घेरने की कोशिश कर रहे हो, स्पष्ट कह दीजिए भारत सरकार तालिबान से कोई रिश्ता नहीं रखेगी, रिश्ते अफगानिस्तान से तोड़ रही है। अभी यहीं स्पष्ट कर दीजिए, और नहीं कर सकते स्पष्ट तो तालिबान पे हमें घेरना बंद करिए, जिम्मेदारी आपकी है। हम तालिबान की निंदा करते हैं, खुलकर करते हैं। आप भी खुलकर बोलिए कि आप तालिबान से रिश्ते खत्म कर रहे हैं, अफगानिस्तान से रिश्ते खत्म कर रहे हैं, स्पष्ट तौर पे बोलिए। और
अब मुझे बताइए यशवंत सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी क्यों छोड़ी? बताइए शत्रुघ्न सिन्हा ने क्यों छोड़ी? बताइए नवजोत सिद्धू ने क्यों छोड़ी? बताइए कीर्ति आजाद ने क्यों छोड़ी? बताइए मानवेंद्र सिंह ने क्यों छोड़ी? और अगर नहीं बता सकते तो जितिन प्रसाद, सुष्मिता, इन सब का नाम लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास भी लिस्टें हैं और भी आने वाले हैं, उनकी भी लिस्ट में आपको अकेले में बता दूंगा कौन कौन छोड़ने वाला है आपकी। शायद उसमें आपका भी नाम आ जाए थोड़े दिनों में। इसलिए आप यहाँ मुस्कुराइए मत, बैठकर। मुद्दे हैं पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस का तेल, बेरोजगारी, एमएसएमई, छोटे और लघु उद्योग, दुकानदार, जीएसटी, ये तमाम मुद्दे हैं। इन पर चर्चा कीजिए और एक अच्छी चर्चा कीजिए जिससे लोगों को कुछ राहत मिले, देश को कोई दिशा दिखे। हम तैयार हैं आपसे इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। बनिस्पत इसके यहाँ बैठकर नौटंकी करें, वो करना बंद कीजिए। देश को आपकी नौटंकी से अब देश ऊब चुका है। 7 साल आपने नौटंकी दिखाई, उधर जो वहां संसद के बाहर झुककर लेटकर साष्टांग करके नौटंकी, और यहाँ टीवी स्टूडियो में बैठकर आप जो नौटंकी करते हैं 0x0x0, ये सब बंद कीजिए। अब देश को दिशा दिखाइए, वक्त आ गया है। संबित पात्रा, योर टर्न। दिखा दूं? संबित दिखाइए, दिशा दिखाइए। ये देश बुरा मान गया है, देश ऐसा हो गया है, देश, ये कब से सोनिया और राहुल जी को देश मानते हैं? ये तो सारी गुस्से, सबसे ज्यादा गुस्से में तो सोनिया जी और राहुल जी हैं कि उनका कुछ नहीं हो रहा है। देश गुस्से में है, देश बर्बाद हो गया, देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, देश ऐसा सोच रहा है। मतलब ये आपने दोनों को देश सोच रखा है भैया। सोनिया जी और राहुल जी से बात भी दूसरी बात है। मैं तो बोल रहा हूँ अगर इतने मुद्दों पर चर्चा करनी थी, पार्लियामेंट हुआ तो पार्लियामेंट में चर्चा क्यों नहीं किया? पार्लियामेंट में तो आप भाग गए। और दूसरी बात है, मैं भैया आप बना दो ना, राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित करो। आज इतना तो हम नहीं नाम लेते उनका जितना आज शाम को रिजोल्यूशन में राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित करो, नहीं तो ममता बनर्जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित करो, नहीं तो मायावती जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित करो। इसने हमने रोका हुआ है? हमने कहीं रोका हुआ है क्या इनको घोषणा? इतना क्यों? अरे पवन भाई, इतना गुस्सा हो मत और इतना हिलो भी मत, आराम से बैठ के आराम से सुन लो, कुछ नहीं होगा। मैं देखो, मैं तो आपका हितैषी हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि राहुल जी को प्रेसिडेंट बना दो और राहुल जी को भेजो पूरे देश में प्रवास में। राहुल जी को उत्तर प्रदेश में भेजो प्रचार के लिए, राहुल जी को पंजाब में भेजो, राहुल जी को भेजो वो उत्तराखंड में भी जाए प्रचार करने के लिए। कुछ तो भला हो हम लोग का भी, जाके वहां प्रचार करें। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? अरे मैं क्यों बिलबिलाऊंगा? बिलबिला तो आप लोग रहे हैं। वो G23 बिलबिला रही है कि राहुल गांधी से ना हो पाएगा, ये G23 बिलबिला रही है। इसलिए मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, पेट्रोल डालिए राहुल गांधी में, थोड़ा गाड़ी चले उसकी आगे, थोड़ी पेट्रोल खरीदिए, डालिए राहुल गांधी में ताकि गाड़ी चले। थोड़ी एलपीजी सिलेंडर कनेक्ट करिए राहुल गांधी के साथ कि ताकि फ्लेम तो जले राहुल गांधी जी के मस्तिष्क का। राहुल गांधी जी के मस्तिष्क का फ्लेम भी जल नहीं रहा है। थोड़ा एलपीजी कनेक्ट करिए राहुल जी के साथ ताकि थोड़ा फ्लेम तो जले। राहुल का फ्लेम तो जल नहीं रहा है। यहाँ आके मेरे ऊपर सारा गुस्सा उतार के जाएंगे। ये सब बातें, ये सुबह से शाम तक भैया राजनीति बंद करिए। इन मुद्दों पर जवाब दीजिए, देश क्यों रखा हुआ है? पर जवाब दीजिए। अरे पेगासस के सेनानियों, सुधर जाइए, सुधर जाओ पेगासस के सेनानियों। फायदा नहीं है गला ये तुम्हारे पेगासस की, अरे विदेश की कंपनी की रक्षा में उतर आते हो, फायदा नहीं है। शर्म नहीं आती आप लोगों को? शाम को पेगासस की जासूसी कंपनी उसकी रक्षा में खड़े हैं। पवन जी एक सेकंड, वन सेकंड, एक सेकंड। संबित, वो पवन खेड़ा ने अभी जो चैलेंज दिया उसको स्वीकार करिए। वो कह रहे हैं अभी ऐलान कर दीजिए। कौन सा चैलेंज? वो कह रहे हैं अभी ऐलान कर दीजिए क्या? कि अफगानिस्तान में तालिबान के नए राज से कोई लेना देना नहीं रखेंगे। कर दीजिए ऐलान। अरे मानक भाई, ये जो कांग्रेस पार्टी है इनको समझ में आता है ना यूएनएससी में क्या कहा है हमारे विदेश मंत्री ने। और मैं एक बात आपके नेशनल चैनल पे कह दूं, ये राहुल गांधी और सुरजेवाला के कहने पर हम कुछ ऐलान नहीं करते हैं। सही समय पर अपने लोगों को बचाने के बाद जो कहना होगा सरकार कहेगी। ये दोनों बैठ के, ये दोनों का कुछ काम धंधा है नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते रहते हैं। इनको कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? ये रणदीप सुरजेवाला को 3 महीना 13 में ये इनके कहने पर विदेश नीति चलेगी। वहां हमारे लोग फंसे हुए हैं, उनको बचाएं कि ये सुरजेवाला खेले पकड़ के। यहाँ पर इनको बोलो सुरजेवाला खेलते रहेंगे। जाओ आपको, आप 14 पार्टी इतना बैठक कर रही है। आपने कहा कि हमको अफगानिस्तान पे बहुत चिंता है। आप लोग तो हर जगह जाते हो, डेलीगेशन भेजते हो। आप डेलीगेशन भेजो अफगानिस्तान, चेक करके आएंगे तालिबान को। आपको इतना अच्छा लग रहा है तालिबान, जाके चेक करके आओ तालिबान। जाओ डेलीगेशन भेजो। तुम चीन से मिले हुए हो, चीन से मिले हुए हो। कम्युनिस्ट पार्टी, अरे बैठक में आज कम्युनिस्ट पार्टी है आपके साथ।
कम्युनिस्ट पार्टी के साथ तो आपकी वहां गठबंधन थी केरल में। क्या ट्रेनिंग लेने कर रहे हो? अरे आपकी तो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन थी बंगाल के अंदर, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन थी आपकी। क्या ट्रेनिंग कर रहे हो? और आज भी 14 पार्टी में कम्युनिस्ट पार्टी है आपके साथ। बताओ इनके मुंह से निकल रहा है। ओके संबित, मैं बस ये पूछ रहा हूं कि बीजेपी, चलिए सरकार का रुख अलग होगा और जाहिर है देश हित में जो होगा वो सरकार फैसला लेगी, लेकिन आपके लिए तो तालिबान एक आतंकवादी संगठन है ना, क्रूर है ना, अत्याचारी है ना। मानक भाई, ये जो आप जयशंकर जी को हमको अलग मानते हैं क्या? जयशंकर जी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है यूएनएससी में, और उन्होंने क्या कहा आतंकवाद को लेकर, अफगानिस्तान को लेकर आतंकवाद के विषय में क्या कहा है? आप इसको दिखाइए अभी। ये बार बार आप क्यों ये प्रूव करना चाहते हैं कि हम तालिबानियों के साथ खड़े हैं या उनके साथ हम रिश्ता बनाना चाहते हैं? मैं ये प्रूव नहीं करना चाह रहा। माफ करिएगा आप मानक भाई, ये कैसे प्रूव कर सकते? नहीं मानक भाई रुकिए। आप तो मानक भाई नहीं हुए तालिबान के साथ, तो मैं कैसे प्रूव कर दूंगा कि आप तालिबान के साथ खड़े? मानक भाई एक सेकंड आप रुकिए जरा। मानक भाई ये गंभीर मानक भाई ये टीवी, मानक भाई जरा इनके सामने कम रखिए। मैं गंभीरता के साथ कुछ विषय रख रहा हूं, इसको गंभीरता से रखना दिया जाए। पवन जी एक सेकंड, संबित बोल रहे हैं, सुन तो लीजिए, वो क्लैरिफाई कर रहे हैं। बोलिए फला ने यहाँ क्या बोला, छोड़िए। संबित पात्रा क्या बोल रहा है? क्लैरिफाई इनको करना है, जो आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं, जो हिंदू आप हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं। इन्होंने कहा कि मलयाली हैं तालिबानियों में। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि केरल के लोग मलयाली तालिबानी हैं। केरल के लोगों को और हिंदुस्तानियों को तालिबानी कहने वाले इतने सवाल ना पूछे पहले। ओके, मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया, टाइम भी खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच पवन खेड़ा, संबित पात्रा, मजा आया। और मुझे पूरी उम्मीद है मेरे दर्शकों को भी राष्ट्र की बात में आज इस खास बहस में मजा आया होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। राष्ट्र